बीएससी 6 सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री हमारी जो पहली यूनिट चल रही है उसी में आज हम जो टॉपिक है उसको अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हमारा अगला टॉपिक क्या है, हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तो अगर हम सिलेबस देखते हैं बच्चों, तो हमारा सिलेबस ये है, आपके सामने है। और इसमें देखिए हमारा जो टॉपिक है जो पिछले लेक्चर में कवर हुआ है वो है हमारा, हम पिछले उसमें क्या कवर कर चुके हैं, केमिकल एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसको हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। इसको हम कवर करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में हमें देखना है अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो एड्सॉर्प्शन को क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, एड्सॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये एक 5 मार्क्स में भी ये पूछ सकते हैं और 15 मार्क्स में भी बीएससी 6 सेमेस्टर में जो आपका पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, हम सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये इस तरह से है। ठीक है, इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग आएगी फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। आप जब आंसर लिखेंगे इसका तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, वो एक हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे और एक तरफ आप फैक्टर लिखेंगे और दूसरी तरफ एड्सॉर्प्शन पे उसका प्रभाव क्या है, इसको हम फिर देखेंगे। दूसरी तरफ हम इसको समझते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर है और फिर उन फैक्टर्स का एड्सॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहां पे वो कौन सा है देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि भाई ये सॉलिड है, इस सॉलिड के सरफेस के ऊपर गैस के पार्टिकल चिपक रहे हैं। ठीक है, सॉलिड के सरफेस के ऊपर ये गैस के पार्टिकल चिपक रहे हैं। तो जिसके सरफेस पे चिपकते हैं उसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है उसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। और जो चिपकते हैं, जो एड्सॉर्ब होते हैं, जो एक्यूमुलेट होते हैं, उनको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एड्सॉर्बेंट यानी कि जिसके सरफेस में एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। और जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जो चिपक रहा है, जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, सरफेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट कहते हैं। तो जो एड्सॉर्प्शन है वो कितना अच्छा होगा ये निर्भर करेगा भैया आपके पास एड्सॉर्बेंट कैसा है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन कैसा होगा ये किसके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक क्या है, सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर है कि हमारा जो एड्सॉर्बेंट है, हमारा एड्सॉर्बेंट कैसा है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, अब कैसे निर्भर करता है, जैसे हमारे पास ये एक हमारा एड्सॉर्बेंट है, इस एड्सॉर्बेंट का कितना ज्यादा सरफेस एरिया है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन कहां होता है, सरफेस में होता है। तो जिस एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया, सरफेस ज्यादा होगा, जिस एड्सॉर्बेंट का सरफेस ज्यादा होगा उसमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एड्सॉर्प्शन कहां होता है, सरफेस में होता है। ऊपर से पार्टिकल आते हैं, सरफेस में चिपक जाते हैं, ऊपर से पार्टिकल आते हैं, सरफेस में वो बॉन्ड बनाते हैं, अट्रैक्शन वो करते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही बेहतर, उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड चारकोल, बहुत ही बढ़िया एड्सॉर्प्शन करता है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल मतलब कार्बन का एक टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे छेद हैं। कार्बन का एक टुकड़ा जिसमें बहुत सारे क्या है, छेद हैं। छेद होने से क्या होता है? बहुत सारे पोर्स हैं बोलते हैं। ठीक है, आपके पास कार्बन का एक शुद्ध कार्बन है, उसमें बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे क्या है, पोर्स हैं। इसको हम एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। तो ये छेद होने से क्या होता है? छेद होने से देखो, मान लो ये छेद है, ये छोटा सा एक पोर है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। छेद होने से सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है, और एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा होता, कोई भी छेद नहीं होता, कोई भी पोर नहीं होता, तो यार इतना ही मिलता, इतना ही एड्सॉर्प्शन के लिए मिलता, इतना ही एड्सॉर्प्शन के लिए सरफेस मिलता। लेकिन अब आपने इसमें क्या कर दिया? छेद बना दिए, छेद ऐसे करके आपने इसमें पोर बना दिए। आपने इसमें आप क्या बना दिए? पोर बना दिए, ऐसे छेद बना दिए। तो अब आपको ज्यादा एरिया मिल रहा है, एड्सॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है। तो एक्टिवेटेड चारकोल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, और उनमें ज्यादा छोटे, मतलब बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बहुत अच्छा होता है और वो बहुत बढ़िया एड्सॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट के ऊपर तो निर्भर कर रहा है। दूसरा, भाई जो जिसके सतह पे चिपक रहा है उसके ऊपर निर्भर तो कर रहा है। अब जो चिपक रहा है, जो एड्सॉर्बेट है, जो ऊपर से आ रहा है, उसके ऊपर भी एड्सॉर्प्शन निर्भर करेगा। ठीक है, जो ऊपर से आ रहा है उसके ऊपर भी एड्सॉर्प्शन निर्भर करेगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेट के ऊपर भी निर्भर करता है। अब देखो, कुछ ऊपर से क्या आ रहा है? ऊपर से गैस आती है, जनरली गैस आती है, सॉलिड के सरफेस में चिपकती है। तो गैस मुख्यतः मेनली गैस एड्सॉर्बेट होती है। ठीक है, वो चिपक रही है तो एड्सॉर्बेट है। अब जो गैस अच्छे से बॉन्ड ही नहीं बनाती है, जो गैस अच्छे से अट्रैक्ट ही नहीं होती है, उस गैस को कहते हैं परमानेंट गैस। क्योंकि भाई उसके पार्टिकल हमेशा फ्री रहते हैं, वो हमेशा गैस स्टेट में रहती है। तो जो गैस अच्छे से बॉन्ड, आपस में कोई भी अच्छा इंटरेक्शन ना करे, आपस में आकर्षित ना हो, सतह से आकर्षित ना हो अच्छे से, यानी कि उसके कण हमेशा मुक्त रहेंगे, ऐसी गैस को क्या कहते हैं? परमानेंट गैस कहते हैं। तो परमानेंट गैस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आते हैं। तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अच्छे से एड्सॉर्ब होंगे क्या सरफेस में? नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अच्छा इंटरेक्शन शो ही नहीं करते। तो जो परमानेंट गैस होती है वो अच्छा एड्सॉर्प्शन नहीं दिखाते। लेकिन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस, अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में चिपकते हैं अच्छे से, अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट होते हैं, अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, और वो अमोनिया आपस में उसके मॉलिक्यूल चिपकते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी चिपकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ठोस में भी चेंज हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसे गैसें होती हैं? लिक्विफेबल गैसेस होती हैं, लिक्विफाई होने वाली गैसेस होती हैं। ठीक है, लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं। तो ये जो अमोनिया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब ऊपर से आएगी तो अच्छे से एड्सॉर्ब होगी। लेकिन जो हाइड्रोजन है, जब वो ऊपर से आएगा तो अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं होगा। नाइट्रोजन है, वो जो आएगा अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जैसे कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, जैसे कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अच्छा एड्सॉर्प्शन शो करती हैं एज कंपेयर टू कौन? परमानेंट गैसेस। एज कंपेयर टू कौन? परमानेंट गैसेस। ठीक हो गया। अब अगला कौन सा फैक्टर है भैया? तो इसको हम नंबरिंग करते हैं ऐसे करके। आप इसको एग्जाम में अगर अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको क्या करेंगे? हेडिंग डाल के लिखेंगे। अदरवाइज अगर 5 ही नंबर का आएगा तो ऐसा लिख लेना आप। ठीक है, तो थर्ड कौन सा है? सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये मैंने बता दिया था आपको पहले ही भैया, जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिस एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो एड्सॉर्बेंट अच्छे से एड्सॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं प्लेटिनम का एक टुकड़ा है, ये प्लेटिनम है, और यही प्लेटिनम जो है पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, यही प्लेटिनम कैसे फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में, इसके टुकड़े हैं ये। तो कौन अच्छे से एड्सॉर्प्शन करेगा? एग्जाम में आएगा। तो ये जो पाउडर है ना, ये जो पाउडर फॉर्म है, ये अच्छे से एड्सॉर्प्शन शो करेगी। पाउडर फॉर्म में अच्छे से एड्सॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो इसके पास ज्यादा सरफेस एरिया है।
देखो ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये सरफेस एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर चिपका हुआ है तो बस इतना ही सरफेस एरिया है, इतना ही सरफेस एरिया। लेकिन तोड़ दोगे, मान लो इसको दो टुकड़ों में बांट दिया मैंने, तो ये दो टुकड़ों में बट गया ना। तो ये तो पहले से ही था इसके पास, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया तो पहले से ही था, ये टोटल एरिया तो पहले से था। अब ये नया एरिया बन गया। कौन सा नया एरिया बन गया? ये वाला, ये नया एरिया पैदा हो गया एड्जॉर्प्शन के लिए। तो यानी कि यहाँ पे एड्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो यानी कि टुकड़ों में अगर हम पाउडर फॉर्म में लेके चलते हैं किसी एड्जॉर्बेंट को, तो वो ज्यादा सरफेस एरिया उपलब्ध कराता है एड्जॉर्प्शन के लिए, और वहां पे एड्जॉर्प्शन हमारा बेहतर होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पाउडर फॉर्म में प्लेटिनम अच्छे से कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करता है। तो आपने आंसर देना है कि पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इसी वजह से फिर वो अच्छे से एड्जॉर्प्शन शो करता है, और इसी वजह से वो एक अच्छा कैटलिस्ट भी होता है पाउडर फॉर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगला है फोर्थ है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर देखते हैं, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखते हैं। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट है इसको देखेंगे। तो भाई प्रेशर बढ़ाएंगे, ये तो हो गया था हमारा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ये बहुत ही आसान है, ये तो आप जानते हैं। भैया ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सॉलिड सरफेस है, ये मेरे पास कोई गैस है फैली हुई है। अब आप ऊपर से दबाओगे इसको, ऊपर से आपने क्या करा, ऐसे ऊपर से दबाया, तो ये गैस के पार्टिकल नजदीक जाएंगे ना, ऐसे करके ये गैस के पार्टिकल सरफेस के नजदीक जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो प्रेशर देने से पार्टिकल्स सरफेस के नजदीक आते हैं और एड्जॉर्प्शन वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमें अलग से एक बार लिखना भी पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट को आप हम अलग से भी समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं इसको अभी समझा रहा हूं, और इसको हम आगे एक अलग से क्वेश्चन में भी इसको हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर का एड्जॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। भैया ये मेरा एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन मतलब ये एक सॉलिड है, इसके सरफेस पे ये गैस के या लिक्विड के पार्टिकल चिपकते हैं। ठीक है, ये इसके सरफेस में गैस के पार्टिकल या सॉलिड के लिक्विड के पार्टिकल चिपकते हैं। चिपकते क्यों हैं, ये फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है। चिपकते क्यों है भाई, क्योंकि सरफेस में जो पार्टिकल होता है, सरफेस में जो पार्टिकल होता है वो अंदर के पार्टिकल की तरफ क्या है, खिंचाव महसूस करता है। सरफेस में जो पार्टिकल है वो अंदर के पार्टिकल की तरफ क्या महसूस करता है, खिंचाव महसूस करता है, अनबैलेंस्ड पुल महसूस करता है। और इस पुल को, इस अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन को, इस इस एक खिंचाव को, असंतुलित खिंचाव को संतुलन में लाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से कणों को अपने सरफेस में लेके आता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये एड्जॉर्प्शन हो गया। या एक और दूसरा रीजन बताया था मैंने आपको, दूसरा रीजन क्या बताया था मैंने, दूसरा रीजन ये बताया था कि जो अंदर के पार्टिकल होते हैं वो तो सारे बॉन्ड पूरे कर लेते हैं, जो अंदर के पार्टिकल होते हैं वो सारे बॉन्ड पूरे कर लेते हैं, वो सारे के सारे अपने बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो ये सरफेस का पार्टिकल होता है, जो सरफेस का पार्टिकल होता है वो अपने बॉन्ड पूरे नहीं करता, उसके सारे बॉन्ड पूरे नहीं होते, उसके कुछ बॉन्ड फ्री रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री वैलेंसी। क्या कहते हैं इसको हम, फ्री वैलेंसी कहते हैं। तो ये फ्री वैलेंसी है। तो इसको पूरा करने के लिए, इस बॉन्ड को बनाने के लिए, ये वातावरण से किसी पार्टिकल को बुलाता है अपनी ओर और बोलता है चल मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो ये भी एक तरह से क्या है, एड्जॉर्प्शन है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है, वन केस, ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या फर्क है। ऊपर वाले में केवल आकर्षण है, नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में आपका क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। नीचे वाले में क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो देखो ये ऊपर वाले में केवल अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, पिछले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो इसको कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब देखेंगे, तो अब जब टेम्परेचर बढ़ता है, दोनों एड्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा हूं मैं, दोनों ही एड्जॉर्प्शन कॉमन ले लेते हैं। एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट पे चिपकता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन से क्या निकलती है, हीट निकलती है बाहर, हीट निकलती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब आप हीट दे रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब हीट दे रहे हो, ये हीट छोड़ रहा है और आप हीट दे रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो ना।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप काउंटर कर रहे हो, उस रिएक्शन को रोक रहे हो एक तरीके से। तो ये एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ये प्रक्रिया स्लो हो जाएगी, ये प्रक्रिया थम जाएगी, रुक जाएगी, ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। तो एड्सॉर्प्शन क्या करता है, एड्सॉर्प्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, एड्सॉर्प्शन से टेम्परेचर से एड्सॉर्प्शन क्या घटता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये केवल फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता है ऐसा, ये केवल कहां होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। केमिकल एड्सॉर्प्शन में थोड़ा सा ट्रिकी है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या बन रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे होते हैं, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, केमिकल बॉन्ड बनाना यानी कि केमिकल रिएक्शन होना, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, ऊपर से जो कण आ रहा है और सतह के कण के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन होने के लिए पार्टिकल्स के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उनको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिवेटेड एनर्जी। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इन पार्टिकल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। ये पार्टिकल्स अपना एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर लेते हैं और इनके बीच में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। लैब में आप गर्म करते हैं ना चीज़ों को रिएक्शन करने के लिए, वही समझ लीजिए। तो यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमें थोड़ा हीट करना पड़ता है, हीट करने से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस होता है, मॉलिक्यूल रिएक्शन करने लायक बन जाते हैं, फिर वो ऊपर का जो पार्टिकल आ रहा है वो नीचे के पार्टिकल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन बाद में घट जाता है, बाद में घट जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है। घटता क्यों है, घटता इसलिए क्योंकि आप जब ज्यादा हीट दे दोगे तो उस हीट से ये बॉन्ड टूटना भी शुरू हो जाएंगे, उस हीट से ये जो बॉन्ड बने हैं टूटना शुरू हो जाएंगे और पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, और पार्टिकल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं, बाहर भागेंगे, डिसॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन बच्चों पहले फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। सिक्स्थ है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, सिक्स्थ है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, हीटिंग और ट्रीटिंग विथ केमिकल, हीटिंग और ट्रीटिंग विथ केमिकल्स इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो भैया मेरे पास, यहां बना लेता हूं, मान लो मेरे पास एक एड्सॉर्बेंट है ऐसा, अब मैंने इसको एक केमिकल से रिएक्ट किया और वो केमिकल यहां पे चिपक गया। ठीक है, अब यहां पे चिपक गया, अब ये सरफेस भी एड्सॉर्प्शन के लिए उपलब्ध है। ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, यहां पर अब ये सरफेस भी एड्सॉर्प्शन के लिए उपलब्ध है, और ये केमिकल जो है अपना सरफेस भी दे रहा है, ये पदार्थ अब अपना सरफेस भी दे रहा है एड्सॉर्प्शन के लिए। तो ये ज्यादा अच्छा एड्सॉर्प्शन करेगा कि ये ज्यादा एड्सॉर्प्शन अच्छा करेगा, ए करेगा कि बी करेगा अच्छा एड्सॉर्प्शन, बी करेगा। क्यों, क्योंकि बी में क्या है, उस केमिकल से ट्रीट करने के बाद, उस सब्सटेंस के साथ ट्रीट करने के बाद वो सब्सटेंस सरफेस में चिपक गया, और अब ये सब्सटेंस भी अपना सरफेस दे रहा है एड्सॉर्प्शन के लिए। तो अब यानी कि यहाँ पे अच्छा एड्सॉर्प्शन होगा, जबकि यहाँ पे इतना अच्छा एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पर है कि हम एड्सॉर्बेंट को कुछ सब्सटेंसेस से, कुछ रसायनों से रिएक्शन करवा के उसके एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी बढ़ा सकते हैं। इनको कहते हैं हम प्रमोटर, इनको क्या कहते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं इनको। ठीक है, ये प्रमोटर्स हो गए एक तरह से। ठीक है, तो दीज आर प्रमोटर्स। ठीक है ना, तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, प्रमोटर्स की तरह काम करते हैं। अभी प्रमोटर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हैबर प्रोसेस में आयरन के साथ मॉलिब्डेनम शायद यूज होता है, आयरन की क्षमता को बढ़ाने के मोलिब्डेनम और उसके कंपाउंड का वहां यूज किया जाता है, और वो वहां पे एक तरह के प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, सातवां है प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या है, तो सेवेंथ पॉइंट प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। भैया इम्प्यूरिटी अगर आपने डाल दी तो कभी कभी इम्प्यूरिटी क्या करती है, इम्प्यूरिटी जैसे ए को यहाँ पे एड्सॉर्ब होना था, ए को यहाँ पे चिपकना था, लेकिन मैंने वहां पे बी भी आ गया, अब बी चिपक गया ए की जगह पे, इस ए की जगह पे बी चिपक गया, तो ये बी इम्प्यूरिटी है, ये प्रमोटर नहीं है, ये कुछ हेल्प नहीं करेगा, ये
उस वैलेंसीज को, उन जगहों को जहां पर ए एड्सॉर्ब हो सकता था वहां पर बी एड्सॉर्ब हो गया और ये अब ए को एड्सॉर्ब होने से रोकेगा। तो इम्प्यूरिटी ऐड करने से, इम्प्यूरिटीज ऐड करने से क्या हो जाएगा, हमारा एड्सॉर्प्शन घट जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और हमारा 7th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया मान लो ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट है, यहाँ पे कुछ चीज चिपकेगी, इसके सरफेस में चीजें चिपकेंगी। अब ये ए ने चिपकना है यहाँ पे, लेकिन नमी बहुत तगड़ी है, वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत सारा पानी हवा में है। तो अब यार ये ए नहीं चिपक पाता, ये पानी चिपक जाता है। पानी का एड्सॉर्ब होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, पानी की एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए अगर नमी ज्यादा होगी तो हमारा जो सब्सटेंस, जो गैस जिसको हम चाह रहे हैं कि वो एड्सॉर्ब हो, वो एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। उसकी जगह पे कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा, उसकी जगह पे वो नमी एड्सॉर्ब हो जाएगी, जिसको हम नहीं चाह रहे हैं कि वो एड्सॉर्ब हो, वो एड्सॉर्ब हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा 8 पॉइंट है, ये 9वां पॉइंट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे 8 पॉइंट तक हम लिखना है, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, जो किसको प्रभावित करते हैं बच्चों, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, प्रभावित करते हैं किसको, ये प्रभावित करते हैं कि एड्सॉर्प्शन अच्छा होगा कि खराब होगा, एड्सॉर्प्शन कैसा होगा उसको प्रभावित करते हैं। तो ये हमने इसको जरूर अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, कहीं पर डाउट होगा तो अवश्य मेरे से पूछिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।